स्वागत है आप सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। बच्चों, मैं हूँ रुचि कटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का बच्चों अपना चल रहा है तीसरा चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। और बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि बच्चों आज के लेक्चर में हम बहुत सारी मेहनत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण का हमने सार्वत्रिक नियम भी देखा। और बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पर बेस्ड हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। बेटा, उसके बाद जो है हमने बात करी थी मुक्त पतन की, आखिरकार कब जो है कोई भी वस्तु मुक्त पतन में कहलाएगी। बच्चे, इसके बाद जो है हमने सीखा था गुरुत्वीय त्वरण को कि आखिरकार ये गुरुत्वीय त्वरण कहाँ से आ रहा है। और बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण पर बेटा जो है बेस्ड मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी, इसका फॉर्मूला भी हमने देखा था। साथ ही साथ बच्चों हमने देखा था गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं गति, जहां पर बच्चों मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और बच्चों, इसके बाद हमने बात करी द्रव्यमान और भार की। चंद्रमा पर भार कितना होता है बच्चों, ये हमने देखा। साथ ही साथ बच्चों हमने बात करी आर्किमिडीज के सिद्धांत की और आपेक्षिक घनत्व को भी हमने जाना था और समझा था। अब बच्चों, हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं? बच्चों, आज की क्लास में हम लोग आंकिक प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों, जितना अभी तक हमने पढ़ा हुआ है बेटा, उन सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बच्चों जो है आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सारे ही कॉन्सेप्ट्स को आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे और बच्चों हम सॉल्व करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका भार 196 न्यूटन है। तो बच्चों, हमें क्या दिया गया है? वस्तु का बेटा जो है हमें बेटा जो है भार दिया गया है और हमसे पूछा गया है द्रव्यमान, और साथ ही साथ हमें जी की वैल्यू भी दी हुई है। तो बच्चों यहाँ पर नोट करेंगे क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया है वस्तु का भार, वस्तु का भार बेटा कितना दिया गया है? तो बच्चों ये हमें दिया गया है 196 न्यूटन। हमें ज्ञात क्या करना है? वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। m बराबर ज्ञात करना है। अब बच्चों ये बात बेटा हम जानते हैं कि बच्चों ये बात बेटा हम लोग जानते हैं कि भाई भार का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा किसी वस्तु का भार बच्चों क्या होता है? तो बेटा भार बराबर होता है mg। ठीक है, और भार हमें दिया गया है बच्चों, भार को दर्शाते हैं W से। और बच्चों भार हमें दिया गया है 196। बेटा द्रव्यमान हमें पता करना है और जी की वैल्यू बेटा हमें दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से बच्चों द्रव्यमान कितना हो जाएगा? m बराबर 196 बटे 9.8। अब बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? m बराबर 196 बटे 9.8, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे बच्चों, यहाँ से कितना आ जाएगा? बेटा 5 से देखते हैं तो 5 40 है ना। तो बच्चों कितना आ गया? 4 बचा है ना। 40 बेटा कितना बचा? 4 बचा। 5 45 46 47 48 49, नहीं ऐसे तो नहीं आएगा ये बच्चों। इसको और पहले काम करते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते, 2 से काट लेते हैं। तो 2 9 18, 2 8 16, 0, 2 चौको 8, ठीक है, 2 9 18, 49/980। तो बच्चों देखते हैं कितना आंसर आ जाएगा। तो अभी बेटा जी कितना आ जाएगा? 980 बटे बेटा जी 49 आया है ना। 2 चौको 8, 2 9 18 और 2 9 18, 2 8 16 और बच्चों अपना 0 आ गया। ठीक है, अब बच्चों अपन देखते हैं कितना आ जाएगा। तो 2 से देखें मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा? 2 9 18 और 2 चौको 8 1 9। तो बच्चों अगर हम 49 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 49 से कम 49, 49 दूना 98। तो बच्चों यहां से आपका द्रव्यमान कितना आ जाएगा? m बराबर बच्चों आ जाएगा 20 किलोग्राम। तो बच्चों बेटा कितना आ गया? बच्चों हमारे पास द्रव्यमान आ गया है m बराबर 20 किलोग्राम। तो बच्चों हमने कैसे निकाला? बहुत आसान था
बच्चों कुछ नहीं किया, W बराबर mg लगाया, W हमें दिया था, m ज्ञात करना था, g हमें दिया था, बच्चों इसका इस्तेमाल किया और द्रव्यमान आ गया। बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे थोड़े से टफ क्वेश्चन की। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान 50 किलोग्राम और 10 किलोग्राम, मान लो हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु है 50 किलोग्राम की और एक वस्तु है 10 किलोग्राम की, कह रहा है दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ही वस्तुएं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब हमसे कहा जा रहा है तो दोनों के बीच के आकर्षण बल की गणना करिए। तो बच्चों जब कभी भी दो पिंड एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? उसे हम ज्ञात करते हैं न्यूटन के सार्वत्रिक नियम से। तो पहले यहाँ बेटा लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। पहली बेटा वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है 50 किलोग्राम, m2 बच्चों दिया गया है 10 किलोग्राम और उनके बीच की दूरी भी दी है हमें 1 मीटर। यहां लिखेंगे न्यूटन के सार्वत्रिक नियम से, न्यूटन के सार्वत्रिक नियम से। तो बेटा न्यूटन के सार्वत्रिक नियम से बच्चों हम लोग क्या देखेंगे भाई, दो पिंडों के बीच लगने वाले बेटा बल की वैल्यू क्या होती है? F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। बेटा G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। बेटा m1 कितना है? 50 किलोग्राम का। m2 बच्चों कितना है? 10 किलोग्राम का। बेटा बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो बच्चों अपन को कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना। तो यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा? तो यहाँ से बच्चों हम देखेंगे 6.67 इंटू 5 और बच्चों ये कितना हो जाएगा बेटा? इसको मान लेती हूँ मैं 100। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2। तो बेटा ये आपस में जो है सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से बचेगा 10 की घात -9। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा? 5 × 35, हाथ से लगा 3, 5 × 30 है ना, 5 × 30 बच्चों 3 कितना हो गए? 33 हो गए। तो बच्चों कितना बचा अपने पास? 3 बचा, 5 × 30 31, 32, 33। तो बच्चों अपने पास 33.35 गुणे 10 की घात -9, जिसे हम लिख सकते हैं 3.3, इसको 4 लिख सकते हैं बच्चों, है ना। 3 भाई ने 1 आगे खिसका दिया तो इसको लिख सकते हैं गुणे 10 की घात -8 न्यूटन। तो बच्चों दो पिंडों के बीच लगने वाले बेटा बल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी 3.34 गुणे 10 की घात -8 न्यूटन। कैसे सॉल्व किया? कुछ नहीं किया, हमें पता है किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बच्चों क्या होता है? F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। बच्चों सारी वैल्यूज पुट करी, बेटा इसको सॉल्व किया, बच्चों हमारे पास आंसर आ चुका है 3.34 गुणे 10 की घात -8 न्यूटन। तो कुछ नहीं किया, न्यूटन का सार्वत्रिक नियम लगाया। अब बच्चों कैलकुलेशन भाई देखो आप लोगों को सॉल्व करके देखनी पड़ेगी। जब बच्चों आप खुद से कॉपी पे सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहां से कौन सी वैल्यू सॉल्व होके आ रही है। बस याद रखना, अगर कभी आपको दो पिंड दिए गए हैं और वो किसी निश्चित दूरी पर स्थित हैं एक दूसरे से और आपसे पूछ रहा है कि दोनों पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की वैल्यू ज्ञात करो, तो बच्चों वहां पर आप लगा देंगे न्यूटन का सार्वत्रिक नियम F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। और बच्चों वहां पर आप सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और बच्चों यहां से हमारा बल आ चुका है 3.34 गुणे 10 की घात -8 न्यूटन। सो आई होप बच्चों सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे और बच्चों साथ ही साथ सॉल्व करते चलिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब बच्चों हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो बेटा ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक गेंद है, उस गेंद को किस प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंका जाए कि वह 40 मीटर की ऊंचाई तक जा सके, है ना। तो बच्चों कह रहा है इसको हम किस वेग से फेंकें, हम कितने वेग से, मतलब प्रारंभिक वेग मतलब क्या है, कितने वेग से ऊपर फेंकें, हम बॉल को कितने वेग से ऊपर की ओर फेंकें कि वो 40 मीटर की ऊंचाई तक जा पाए। तो बच्चों हम क्या बेटा मान के चल रहे हैं 40 मीटर बेटा क्या है बच्चों, ये 40 मीटर है हमारी अधिकतम ऊंचाई। और मैंने आपको सिखाया है कि बच्चों हमारी वस्तु
जब भी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है तो वहां पर उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है। बच्चों ऐसा क्यों होता है? लगातार ग्रेविटी नीचे की ओर पुल कर रही है बच्चों, लगातार बेटा जो है धरती नीचे की ओर बल लगा रही है। तो बच्चों क्या होगा, लगातार हमारा जो है बच्चों वेग घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और बच्चों एक टाइम ऐसा आएगा कि बेटा जो हमारा जो वेग है वो 0 हो जाएगा, और बच्चों वापस जो है बेटा जी हमारी वस्तु जो है नीचे की ओर आना शुरू कर देगी। तो बच्चे इस प्रकार से यहाँ पर आपको बेटा जी क्या ज्ञात है, क्या देख के बता सकते हो? यहाँ पर बच्चों हमें ज्ञात है ऊंचाई जो कि 40 मीटर है। बच्चों आपको एक और चीज ज्ञात है, हमें पता है कि हमारी वस्तु का अंतिम वेग होगा 0, और बच्चों हमें एक चीज और भी पता है कि भैया जी की वैल्यू कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की होगी। तो बच्चों इतनी बेटा वैल्यू हमको पता है, बेटा इतनी जानकारी हमें हासिल है। अब क्या बेटा ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है प्रारंभिक वेग। बच्चों प्रारंभिक वेग बेटा कैसे निकालते हैं? बेटा इसको लिखते हैं u से। अब जरा दिमाग लगाओ, तुम्हें h पता है, तुम्हें v पता है, g पता है, क्या आपसे u की वैल्यू नहीं आ जाएगी? अब जरा दिमाग लगाओ, यहाँ पर हम गति का कौन सा समीकरण इस्तेमाल करेंगे? थोड़ा सोचो। अगर हम गति के प्रथम समीकरण के पास जाते हैं तो v बराबर u प्लस जी टी, टी अपने को पता नहीं है, समय हमें पता नहीं है। अगर हम दूसरे समीकरण में जाते हैं h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टी हमें पता नहीं है। तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। बच्चों यहां पर हम ये अप्लाई करेंगे तो यहां लिखेंगे तृतीय समीकरण से, बेटा जी क्या होता है ये, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब बच्चों v बेटा जी क्या होगा, ये तो 0 का स्क्वायर। बेटा u हमें ज्ञात करना है। अब बच्चों जरा ध्यान दो, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब तुम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकोगे बेटा क्या होगा, पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही होगी वस्तु को, जिससे हमारी वस्तु का वेग लगातार घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और अगर बच्चों वस्तु का वेग घटेगा तो वहां पे क्या होगा, ग्रेविटी बेटा जो अपना त्वरण है, जो बेटा गुरुत्वीय त्वरण बेटा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ बच्चों क्या होगा बेटा जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 9.8 बच्चों हम लोग लेंगे। ऊंचाई कितनी है, 40 है। बच्चों यू स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर 2 गुणे 9.8 गुणे 40। ठीक है बेटा, माइनस हटा दो, यहां से क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर लो। बच्चों कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8 गुणे 98। ठीक है, 8 गुणे 98। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 64 की 4, यहां से लगा 6, 8 72, 73, 74, 75, 76, 70, 78, 784। ठीक है, अब बच्चों मुझे इतना बताओ, 784 बेटा जी जो है किसका वर्ग होता है? बच्चों 784 किसका वर्ग है? तो बेटा मेरे ख्याल से बच्चों ये वर्ग है 28 का, है ना। तो बच्चों 28 का बेटा वर्ग होगा तो हम क्या कहेंगे भाई, 28 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से हमारी वस्तु को फेंका गया होगा। तो बच्चों हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने बेटा जो है लगा लिया बेटा गति का जो है तृतीय समीकरण। और बच्चों बस आपको यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को केवल वही बच्चे सॉल्व कर सकते हैं जिनको ये कहानी समझ में आ गई है, जिनको ये कहानी समझ में आ गई है कि हमें पता है बेटा ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर। हम वस्तु को बेटा ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, हम क्या मान के चल रहे हैं कि 40 मीटर बेटा जी क्या है, हमारी अधिकतम ऊंचाई है। और बच्चों अधिकतम बेटा ऊंचाई पर क्या होगा, हमारी जो है वस्तु का अंतिम वेग 0 होता है। बच्चों जी की वैल्यू क्या होती, 9.8 होती है। और बच्चों हमसे ज्ञात करना है यू की वैल्यू, वही हमसे पूछी गई है। यहाँ पे हमने गति के तृतीय समीकरण को इस्तेमाल कर लिया, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh लगा दिया, कैलकुलेशन कर ली, और बच्चों हमारे पास प्रारंभिक वेग आ गया 28 मीटर पर सेकेंड का। क्या सभी को समझ में आ गया, पूरा क्लियर है क्या? बच्चों बहुत आसान है भाई, सीधे बच्चों जो हमने अपन कैलकुलेशन करी है। तीसरा समीकरण क्यों लिया वो मैंने बता दिया भाई, बाकी के 2 समीकरण में समय पता नहीं है। जब समय नहीं पता है तो तुम क्या ही इक्वेशन लगाओगे, है ना।
आगे बढ़ जाएं। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे जो है क्वेश्चन बच्चों जो है आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गेंद को 50 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका गया है। बेटा अब हमने क्या किया है, हमारी गेंद को 50 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका है। हमने क्या किया है, गेंद को 50 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका है। ये 50 मीटर पर सेकेंड क्या हुआ बच्चों, ये हमारी हुई प्रारंभिक बच्चों ये वेग हो गया। क्या हो गया, प्रारंभिक वेग। तो पहले ही लिख लो, दिया गया है, जब समझ में आ गया है तो पहले ही नोट कर लो कि भाई क्या क्या दिया गया है। बेटा यहां पर हमें पता चल चुका है कि हमारी गेंद का प्रारंभिक वेग है 50 मीटर पर सेकेंड का। हमने क्या किया, हमने जो है गेंद को 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका है। ठीक है, प्रारंभिक वेग है इसलिए बेटा इसको यू से दर्शाया है। अब कह रहा है ऑप्शन बेटा जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है बच्चों, तो बेटा काम में दिया गया है कि उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा। बच्चों उच्चतम बिंदु पर बताओ, उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा। बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था, हमारी गेंद या कोई भी वस्तु जब आप ऊपर की ओर फेंकते हो तो एक मैक्सिमम पॉइंट तक जा पाती है और बच्चों फिर हमारी गेंद नीचे आना शुरू हो जाती है। उस मैक्सिमम पॉइंट बेटा जी क्या होता है बच्चों, उस मैक्सिमम पॉइंट पर हमारी जो वस्तु होती है बेटा उसका वेग क्या होता है, 0 होता है। उसका वेग घटते घटते 50 से घटते घटते क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा और जहां से 0 होगा वहां से वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो बच्चों का वाला का तो आंसर ऐसे आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग 0 होगा। बच्चों यहां से आपको एक बात और समझ में आ गई है कि बेटा ये हमारी बेटा गेंद का क्या होगा, अंतिम वेग होगा। और बच्चे इस प्रकार हम बोल सकते हैं बेटा हमारी गेंद का अंतिम वेग बेटा जी कितना है, 0 है। बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में उसने कितना समय लिया है। तो बच्चों हमें बेटा क्या ज्ञात करना है, बच्चों खा वाले बेटा ज्ञात करना है समय। ठीक है, अब जरा बच्चों देखो, आपके पास u की वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड, आपके पास g की वैल्यू है 10, बच्चों आपके पास v की वैल्यू है 0। हमें बेटा याद करना है समय। अब जरा आप लोग खुद बताओ देख करके कि u, v, t और g का इस्तेमाल करके आप लोग यहां पर गति का कौन सा समीकरण इस्तेमाल करना चाहेंगे, जल्दी से बताइए। यहां पर हम गति का कौन सा समीकरण इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं। अगर आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आ रही है कि मैम हम गति के प्रथम समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से। बच्चों गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, तो बच्चों ये होता है v बराबर u प्लस जी टी। ठीक है, v बराबर u प्लस जी टी होता है। अब बच्चों हम लोग इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो यहां लिख लेते हैं अंतिम वेग कितना है, 0 है। बच्चों प्रारंभिक वेग बेटा कितना था, 50 था। बेटा फिर वही कहानी, वस्तु को हमने कहां फेंका है बच्चों, वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका है। जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा, जी नेगेटिव आएगा, तो बच्चों यहां पर क्या होगा बेटा, माइनस का 10 हो जाएगा। और बच्चों हमें ज्ञात करना है समय को। बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, समय को ज्ञात करना है। बच्चों ये उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 50 बराबर माइनस का 10 गुणे टी।
टी बराबर क्या हुआ 50/10 और यहां से बच्चों हमारे पास बेटा टी की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड। तो बच्चों हम क्या कहेंगे बच्चों, यहां पर हम कहेंगे कि बच्चों यहां पर हम क्या कहेंगे बच्चों, यहां पर हम कहेंगे कि हमारी गेंद को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में बेटा कितना समय लगेगा, 5 सेकेंड का समय लगेगा। कैसे बेटा हमने ज्ञात किया बच्चों, हमें पता था कि भाई u की वैल्यू है 50, हमें पता है उच्चतम बिंदु पर वस्तु का वेग क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चों क्या हुआ, अंतिम वेग बेटा v की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। बच्चों ज्ञात करना है हमें समय को, तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, गति का प्रथम समीकरण लगा दिया, v बराबर u प्लस gt लगाया बच्चों, है ना। बच्चों v कितना है बेटा, v अपना बेटा जो है 0 है। बच्चों u कितना है 50 है। g की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। बच्चों माइनस का 10 रखा, t रखा और बच्चों यहाँ से बेटा हमने क्या किया 10 बना 50। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया t बराबर 5 सेकेंड। ठीक है, देख लेते बच्चों और कुछ तो नहीं पूछा गया इस क्वेश्चन में। हाँ बेटा अभी गा भी पूछा गया है, गा भी सॉल्व करना है। कह रहा है वह किस महत्तम ऊंचाई तक पहुंचेगी। बेटा मतलब अब हमें ज्ञात करना है वो अधिकतम ऊंचाई जहां तक हमारी गेंद पहुंच जाती है। तो बच्चों हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं बेटा, हम यहां पर ज्ञात करने वाले हैं महत्तम ऊंचाई को। महत्तम ऊंचाई यानी बच्चों हमें ज्ञात करना है h की वैल्यू। बेटा कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चों इसको ज्ञात करने के लिए बेटा आप जो है गति का चाहे दूसरा समीकरण लगा दो और चाहे गति का तृतीय समीकरण लगा दो। भाई h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, या आप लगा दो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। बच्चों कोई भी लगा दोगे तो बेटा जी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक काम कर लेते बेटा, गति का द्वितीय समीकरण ही लगा लेते हैं। लेकिन गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है, h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, h की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। बेटा प्रारंभिक वेग बेटा कितना था बच्चों, प्रारंभिक बेटा वेग था 50, 50 गुणे बच्चों समय कितना निकल के आया है 5। बेटा क्या होगा, याद करो बच्चों जो है g क्या होगा निगेटिव। बच्चों यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, 1/2। बच्चों g है 10 और बेटा समय का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बच्चों 25 लिख लिया, 2 पंचे 10 किया बच्चों, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा h बराबर 25 है ना। कितना बच्चों आ गया 250 माइनस का बेटा कितना हो जाएगा 25 पंचे 125। तो बच्चों h बराबर क्या हो जाएगा, 10 में 5 गए 5 आ जाएगा, कितना बचेगा 4 2 गए 2 आ गया है ना बच्चों। तो बच्चों 2 में से 8 आ गया, कितना बेटा आ गया 125 आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से बेटा हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई, बेटा ऊंचाई आ गई है 125 मीटर। तो बच्चों हमने क्या किया, गति का दूसरा समीकरण बच्चों ने लगाया, गति के द्वितीय समीकरण से बच्चों ने क्या किया, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगाया और बच्चों हमने ऊंचाई को ज्ञात कर लिया। भाई बेटा जी u कितना है बेटा 50 दिया था, समय कितना निकाला है 5 सेकेंड निकाला है। बेटा g बच्चों क्या है अपना नेगेटिव है क्योंकि हम वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो बच्चों क्या होगा g नेगेटिव होगा क्योंकि भाई वस्तु का वेग लगातार घटता जाता है जब वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो बच्चों g की वैल्यू बेटा नेगेटिव, तो यहाँ बच्चों नेगेटिव साइन आ गया। 1/2 बच्चों यहाँ बेटा जी क्या हुआ बच्चों g कितना है, बेटा क्वेश्चन में ही दिया गया था कि g की वैल्यू है 10, समय का स्क्वायर तो 25 रखा, 2 से काटा 10 को, 2 पंचे 10 आया। बच्चों क्या आ गया बेटा 250 माइनस 125 और बच्चों इस प्रकार से बेटा हमारी ऊंचाई कितनी आ गई, हमारी ऊंचाई आ गई 125 मीटर। ठीक है, आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन बेटा जो है वैसा ही कुछ है। तो हाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास एक रुई का बोरा है और एक लोहे की छड़ है, जब हम इसको तुला पर रखते हैं तो 100 किलोग्राम द्रव्यमान दर्शाता है। क्या वास्तविकता में एक दूसरे से भारी है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों। बच्चों आपके पास एक रुई का बोरा है, ठीक है, रुई का एक बोरा है, ठीक है। बच्चों आपके पास बेटा वहीं पर लोहे की छड़ है। बच्चों जब हम उसको बेटा जब हम तौलते हैं तो हम देखते हैं दोनों ही 100 किलोग्राम के, एक टन के हैं। रुई का बोरा भी 100 किलोग्राम का है
और 100 किलोग्राम की लोहे की छड़ भी है, आपको कौन सा भारी महसूस होगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों को उठाओ, तो आप किसको आराम से उठा लेंगे और किसको उठाने में दिक्कत होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपके पास एक रुई का बोरा है और आपके पास एक 100 किलोग्राम की लोहे की छड़ है, आप किसे आराम से उठा पाएंगे? तो बच्चों बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि भाई हम लोग जो है लोहे की छड़ को जो है बेटा जी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि बच्चों लोहे की बेटा छड़ क्या होगी, हमें ज्यादा भारी लग रही होगी। अब बच्चों ये कैसे हुआ? जब दोनों बेटा 100 किलोग्राम द्रव्यमान के ही हैं, तो आखिरकार बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें लोहे की छड़ भारी लग रही है जबकि हमें रुई का बोरा इतना भारी नहीं लग रहा? आखिरकार क्यों? बच्चों यहां पर ये बेटा अंतर आ रहा है, घनत्व के कारण बच्चों अंतर आ रहा है। बेटा घनत्व में अंतर बेटा आ रहा है। बताती हूं जरा कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों पहले यहां पर लिखेंगे कि लोहे की छड़ रुई के बोरे की अपेक्षा भारी है, क्योंकि दोनों के घनत्व में अंतर है। दोनों के घनत्व में अंतर है। अब बच्चों किसका घनत्व ज्यादा है बेटा, किसका घनत्व कम है, ये कैसे बताएंगे? तो बच्चों इसको बेटा हम बताएंगे फॉर्मूले से। बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बच्चों अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो बेटा दोनों का ही बच्चों द्रव्यमान तो बराबर है। रुई के बोरे का भी द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, लोहे की छड़ का भी बेटा जो द्रव्यमान बच्चों क्या है, 100 किलोग्राम है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कहेंगे भाई, जो बच्चों अपना घनत्व बच्चों किस पर निर्भर कर रहा है? बेटा घनत्व निर्भर कर रहा है आयतन पर। अच्छा बच्चों घनत्व क्या होता है? आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है बच्चों। अब आयतन को ऐसे समझो बेटा, फैलाव। जो वस्तु ज्यादा फैली हुई है उसका आयतन उतना ज्यादा, जो वस्तु कम फैली हुई है उसका आयतन उतना कम। जैसे कि अपनी प्लेट है मान लो, है ना, तो बच्चों अपने लोहे की बेटा प्लेट ली तो बच्चों क्या है बेटा, वो जो है ज्यादा फैली हुई, तो बेटा इसका मतलब क्या, उसका आयतन ज्यादा है। वही बच्चों अगर लोहे की कील है तो बच्चों उसका आयतन क्या होगा, उसका आयतन कम है, क्योंकि बच्चों को क्या है बेटा, वो कम फैली हुई है। तो जिसका आयतन कम उसका घनत्व ज्यादा, और जिसका बेटा आयतन ज्यादा उसका घनत्व कम। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे कि भाई जो रुई का बोरा बेटा है, बच्चों रुई तो बेटा फैली हुई होती है, बच्चों रुई तो काफी फैली हुई होती है। अगर बच्चों रुई फैली हुई है इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि रुई का आयतन ज्यादा है, और रुई का आयतन बेटा ज्यादा होने का मतलब क्या है, रुई का घनत्व कम होगा। जबकि जो लोहे की बेटा छड़ क्या होती है बच्चों, वो तो बेटा बिल्कुल पतली सी होगी, है ना बच्चों, लोहा तो बेटा फैला होगा नहीं। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, उसका आयतन कम है बेटा, इसलिए क्या होगा, उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बच्चों हम यहाँ पर इसको लिख भी लेते हैं कि लोहे की छड़ का घनत्व अधिक होने के कारण यह है रुई के बोरे से भारी है, रुई के बोरे से भारी है, ठीक है। तो बच्चों अपने को समझ में आ गया।
हम क्या बोलेंगे, लोहे की छड़ का घनत्व ज्यादा है, इस वजह से यह रुई के बोरे से क्या है बच्चों, ज्यादा भारी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर जो गुरुत्वीय बल है वो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा और पृथ्वी पर भार क्या होगा बच्चों, ये अपने ज्ञात करना है। तो बेटा हमें बताना है एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा और बच्चों पृथ्वी पर भार क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग जो है इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे कि 10 किलोग्राम की वस्तु का पृथ्वी पर भार, बेटा जी क्या होता है बच्चों, W बराबर होता है M इंटू जी। बच्चों क्या होता है, W बराबर M इंटू जी होता है। ये बेटा हम सब लोग जानते हैं। अब जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान दो। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि भाई द्रव्यमान हमें दिया गया है 10 किलोग्राम का। बेटा जी बच्चों कितना है, तो बच्चों आपको पता है बेटा जी की वैल्यू होती है 9.8। तो इस प्रकार से बच्चों क्या होगा, पृथ्वी पर बेटा इस वस्तु का भार कितना हो जाएगा बच्चों, पृथ्वी पर हमारी वस्तु का भार हो जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है, अब बच्चों हम जानते हैं कि हमारी जो वस्तु है बेटा उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर तो बदलेगा नहीं, लेकिन बच्चों जी बदल जाता है। और बेटा क्या होता है बच्चों, जो जी है वो पृथ्वी पर बेटा पृथ्वी के कंपैरिजन में चंद्रमा पर क्या होता है 1/6 गुना हो जाता है। तो बच्चों हम लिखेंगे चंद्रमा पर भार। तो लिखेंगे 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर भार बच्चों बेटा किसके बराबर होगा, तो हम लिखेंगे वस्तु का पृथ्वी पर भार बटे 6। तो बच्चों हमारी वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना था, 98 न्यूटन था। और बच्चों क्या करेंगे बेटा 98/6 करेंगे। तो बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करो बेटा कितना हो गया बच्चों, 6 कम 6 हो गया। बेटा कितना बचेगा अपने पास, बेटा बचेगा 3, है ना। तो बच्चों कितना हो गया बेटा, ये हो गया 36 हो गया। फिर बेटा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो बच्चों फिर बेटा हम लिखेंगे 16.6 बच्चों, है ना, 2 बचा, है ना। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका 6×18 16.3 आएगा, है ना। तो बच्चों 2 बचेगा तो दशमलव कितना हो 20 हो जाएगा। तो 6 दिन 6×18 तो बच्चों 18 आएगा बेटा। फिर जी बच्चों क्या होगा, फिर से आपको 2 बचेगा। तो इस तरह करते करते 16.333333 आता चला जाएगा। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे कि बेटा चंद्रमा पर भार कितना होगा बच्चों, चंद्रमा पर भार होगा 16.33 न्यूटन, जबकि बच्चों पृथ्वी पर भार कितना होगा बच्चों, पृथ्वी पर भार होगा 98 न्यूटन। कैसे निकाला भाई, पृथ्वी पर भार क्या होता है, W बराबर mg होता है। बच्चों चंद्रमा पर भार क्या होता है, जितना भार हमारी पृथ्वी पर होगा बट क्या कर देंगे 6 कर देंगे, क्योंकि बच्चों चंद्रमा पर क्या होती है, ग्रेविटी कम होती है, जी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, और बच्चों इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आसान क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया, जल्दी बताओ क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। बेटा अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है, तो ज्ञात करिए अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंचती है। सेकेंड क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय बच्चों अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कह रहा है हमारी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में 49 मीटर पर सेकेंड के वेग से बेटा जो है फेंका गया। तो बच्चों हमें क्या ज्ञात है, तो क्या लिखेंगे बेटा, हमें क्या ज्ञात है
यहाँ से बच्चों में ज्ञात है वस्तु का प्रारंभिक वेग। भाई 49 मीटर पर सेकेंड के बच्चों वेग से हमने क्या किया है, वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है। 49 मीटर पर सेकेंड के बेटा वेग से हमने वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है। अब कह रहा है ज्ञात करिए अधिकतम ऊंचाई बच्चों ज्ञात करनी है। बेटा हमें h की बेटा वैल्यू ज्ञात करनी है जहां तक कि गेंद पहुंचती है। अब बच्चों हमें पता है कि अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा, बेटा अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का बेटा अंतिम वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। अंतिम वेग 0 होगा। बच्चों ज्ञात करना है h, बेटा u जो है बच्चों 49 दिया गया है, v बच्चों क्या हो गया बेटा 0 हो गया। और बच्चों g हमें पता है कितना होता है, बेटा g होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग यहाँ से बेटा जो है h को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, गति का तृतीय समीकरण लगा देंगे। तो लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, क्योंकि बेटा हमें समय तो पता नहीं है ना, बाकी बेटा जो हमारी पहली और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें समय आता है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे तीसरा समीकरण। बच्चों क्या होता है, ये होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। बेटा v कितना है 0, तो बेटा 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। बच्चों u बेटा कितना है, बेटा ये है 49, तो 49 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे बच्चों g कितना हो जाएगा, माइनस का 9.8 हो जाएगा। बेटा माइनस का 9.8 क्यों हुआ है, क्योंकि बच्चों माइनस का बेटा 9.8 हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि बेटा हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि भैया हमारी जो वस्तु है हमने उसको ऊपर की ओर फेंका है बेटा, इसलिए क्या होगा g नेगेटिव होगा। और बच्चों में ज्ञात करना है h की वैल्यू। तो बच्चों यहां से बेटा क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का 49 स्क्वायर बराबर माइनस का 9.8 गुणे 2 गुणे h। निगेटिव से बेटा जो है निगेटिव साइन बच्चों हमारा कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हैं 49 गुणे 49 लिख सकते हैं, बटे कर दो 2 गुणे 9.8 बराबर बेटा जी क्या होगा, h हो जाएगा। बच्चों यहां से बच्चों अपने बेटा जो है अपने क्या करना, बेटा जो है इसको अपने को सॉल्व करना। भाई बच्चों क्या हुआ, इसको बेटा जब हमने इधर भेज दिया, भाई v का बराबर क्या था, बेटा v का बराबर था u स्क्वायर प्लस 2gh था। बच्चों यहां से बेटा हमने क्या किया, बच्चों यहां से बेटा v की वैल्यू में रखी 0, बेटा u कितना है 49, बेटा हमने क्या किया 49 का स्क्वायर किया प्लस 2 गुणा बच्चों g बेटा कितना है 9.8 लिया है गुणे h है। बच्चों 49 को इधर बेटा बच्चों ये क्या बन गया, बेटा ये बन गया माइनस का 49 स्क्वायर बन गया, ठीक है, बराबर बच्चों क्या हुआ माइनस का 2 गुणे 9.8 गुणे h है। तो बच्चों h के साथ बेटा गुणे में तो बच्चों क्या हो जाएगा, बेटा ये उतर के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसको बेटा अपने को कल सॉल्व कर लेना है, तो 49 गुणे 490 बटे 2 गुणे 98 बराबर h, ठीक है। तो अगर बच्चों 49 में 2 का मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा, 2 9 18, 2 चौको 8 1 9, तो बेटा कितना हो जाएगा 49 दूना होता है 98, 49 दूना 98, 49 दूना 98, 49 का मल्टीप्लाई किया 2 में कितना होता है 2 18, 2 चौको 8 1 9। और बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 490 बटे 4 आ गया बराबर h। सॉल्व कर लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बेटा कितना बचेगा 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और बच्चों कितना बचेगा बेटा जी 4 पंचे 20। तो बच्चों यहाँ से कितना आ गया h बराबर 122.5 मीटर। 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हुआ, बेटा कितना बचा 1 बचा, 4 दूनी 8 हुआ, बच्चों कितना बचा 2 बचा, दशमलव लगाया जरूर है, 4 पंचे 20। बच्चों यहाँ बेटा ऊंचाई आ गई है 122.5 मीटर। तो क्या ये आंसर सही है, आप लोगों ने मैच किया क्या आप लोगों का ही बच्चों आंसर यही आ रहा है, ऊंचाई बराबर 122.5 मीटर। बच्चों कैसे, भाई हमें पता था कि जो हमारी गेंद है उसको ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका गया है। तो बच्चों ये क्या बन गया, बेटा गेंद का हमारा प्रारंभिक वेग बन गया u बन गया, u बराबर 49 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों हमें बेटा जो है क्या पूछा गया, कह रहा है अधिकतम ऊंचाई जहां तक जो है गेंद पहुंचती है।
तो बच्चों हमें पता है कि अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा बेटा, हमारी अधिकतम ऊंचाई पर गेंद का बच्चों क्या होगा बेटा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। बच्चों जी कितना है 9.8। गति का तीसरा समीकरण लगाया, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। बच्चों v बेटा जी क्या है 0 दिया हुआ था, u कितना है 49 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे, याद रखना g की वैल्यू क्या रखी है, माइनस का 9.8 रखी है, क्योंकि बच्चों वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, g क्या होगा नेगेटिव होगा। और बच्चों इसको हमने सॉल्व करने बेटा ऊंचाई कितनी याद कर ली है, हमने ऊंचाई याद कर ली है 122.5 मीटर। बच्चों अभी क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चों हमसे यही पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। बच्चों याद रखना बेटा, याद रखना कि बच्चों जितने टाइम में हमारी वस्तु नीचे से ऊपर पहुंचेगी बेटा, उतने ही टाइम में बच्चों जो है हमारी वस्तु नीचे आ जाएगी। तो बच्चों पहले हम ज्ञात करेंगे कि वस्तु को ऊपर पहुंचने में कितना समय लगा है। तो बच्चों लिखेंगे पहले कि वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। बच्चों कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बच्चों ज्ञात कर सकते हैं पहले समीकरण से, v बराबर u प्लस gt। बच्चों v कितना है बेटा, v है हमारा 0 है, तो लिखेंगे v 0। बेटा u कितना था 49 था। बच्चों g कितना लेंगे 9.8 लेंगे, और नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि भाई अभी बेटा जो है हम लोग क्या याद कर रहे हैं भाई, नीचे से ऊपर जा रहा है ना बच्चों वस्तु, तो बेटा जी क्या होगा नेगेटिव होगा। माइनस का 49 हुआ, माइनस का 9.8 गुणे टी हुआ, नेगेटिव से नेगेटिव हटा, 49/9.8 बराबर टी, दशमलव हटाया 0 बराबर बेटा कितना हुआ बच्चों, ये हो जाएगा आपका 49 एकम 49 और 49 दूना 98। बच्चों कितना आ जाएगा 2 पंचे 10। और इस प्रकार से बच्चों क्या निकाल लिया हमने बेटा, टी की बेटा वैल्यू निकाल ली है 5 सेकेंड। तो बच्चों हमने क्या निकाल लिया बेटा, ये हमने निकाला है